हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 होगा। इसमें भी हम आप लोगों को बता रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरे दोस्तों आज का जो लेक्चर है लेक्चर 2 है। इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे ओम का नियम। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है आखिर, और ओम का नियम कहाँ कहाँ पे हम लागू करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और अभी आप लोगों को अभी बताएंगे कि आई प्रोपोर्शनल भी बी होता है। लेकिन ये कौन कौन सी कंडीशन होती हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है। पहले आप लोग एक चीज ध्यान में रख लीजिए, पहले ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, यानी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं इसके, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, और आपका टेम्परेचर हो गया, तो इन सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें भौतिक अवस्थाएं जो हो इसकी क्या हो, कांस्टेंट हो यानी स्थिर हो, तो चालक में बहने वाली धारा सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। इतनी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आगे क्या है, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को देखने के बाद हम आगे चलते हैं। ओम का नियम जो है यह सिर्फ मेटल पर लागू होता है, नॉन मेटल पे यह नहीं लागू होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसका लिमिटेशन भी आ जाएगा। ठीक है। इसी में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। रजिस्टेंस कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टेंस होता है ये ओम के नियम में कांस्टेंट होता है। ओम का नियम जो होगा दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेगा। ठीक है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे कार्य करेगा, और जो हमारा इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है इन दोनों पे हमारा ओम का नियम लागू होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आप लोगों को अब बात करेंगे कि जो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होता है, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, इन चीज़ों के बारे में ध्यान में रखेंगे। पहले हम एक सर्किट बनाएंगे दोस्तों, उस सर्किट के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है। ये हो गया रजिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या कर दिए कि इधर हम एक वोल्ट में सॉरी एक हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। और यहाँ से हम कुछ ऐसा बना दिए। चलिए अब इसमें हमारा करंट क्या है, आई है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो आप लोगों को बता चुके हैं वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आई आर होगा। क्या होगा, आई आर। चलिए आगे की बात की जाएगी कि अब बताइए आप कि, चलिए इनको भी बता देते हैं। ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। क्या है, सप्लाई वोल्टेज ना। इसके आगे क्या है, अब ये तो सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा सप्लाई करंट। सप्लाई करंट। अब आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि आप बताइए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो वो किस कंडीशन में होता है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम अगर सप्लाई के लिए, सप्लाई करंट के लिए लेते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये नहीं होगा। तब क्या होगा, करंट के लिए अगर लेते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी के होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। क्या होगा इस कंडीशन में, अगर हम करंट के लिए ले रहे हैं तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, और यहाँ पे क्या आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा, नहीं होगा दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, नहीं होगा। क्या होगा, वोल्टेज के लिए लिया जाएगा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी कि क्या ऐसा कैसे हो जा रहा है, कैसे नहीं हो जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग जान पा रहे होंगे। चलिए अब यहाँ से आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वी अपान के क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। चलिए इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि जो हमारा सप्लाई करंट के लिए पूछा जाएगा तब हमारा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई नहीं होगा, और हमारा जब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के लिए पूछा जाएगा तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें दो चीजें और बता दो, कुछ फार्मूले होते हैं जैसे आप बन जाते हैं, आपके आई इक्वल टू क्या बन जाता है, वी अपान आर बन जाता है मेरे दोस्तों। एक फार्मूला तो ए हो गया आपका। चलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम हो जाए, इसी को हम क्या कह देंगे, एम्पियर कह देंगे। ठीक है।
करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। हमने इसको भी ऐसे निकाला है, ठीक है। आगे क्या निकाल सकते हैं हम कि V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा या एम्पियर इंटू ओम हो जाएगा, या ओम एम्पियर। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे क्या बन सकता है मेरे दोस्तों? आगे बन सकता है आपका कि R इक्वल टू वी अपान के R इक्वल टू वी अपान के आई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम कह सकते हैं ओम, ठीक है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूं कि ओम का नियम आज समझ में आ गया होगा, कि अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, ये आपको बता दिए। आप लोग बताएंगे क्या डीसी सर्किट पे ओम का नियम लागू होता है या नहीं, कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है? इन सभी चीज़ों को प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी जहां आप एक बार लिख देंगे उसके बाद आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। चलिए, अब बात आती है इसके लिमिटेशन की। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इनको भी हम आज देख ही लेंगे। देखेंगे यहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या है। ओम के नियम की लिमिटेशन क्या है? इसकी निम्न जो हमारी सीमाएं हैं, इसके जो लिमिटेशन है, इसके निम्नलिखित लिमिटेशन है, इनको हम आज ध्यान में रखेंगे। चलिए, ओम का नियम रेखीय अवयवों पर लागू होता है, यानी लीनियर एलिमेंट पर क्या होता है, लीनियर एलिमेंट पर ओम का नियम क्या होता है, हम लागू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही बात की जाए कि जैसे नॉन लीनियर पे आप लोग ध्यान में रखेंगे ओम का नियम लागू नहीं होता है। चलिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे प्रतिरोध एवं नॉन लीनियर एलिमेंट पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, नॉन लीनियर एलिमेंट वही होते हैं जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा डायोड, आ जाएगा आपका ट्रायोड, आ जाएगा थायरिस्टर, आ जाएगा, और जितने भी आप लोग देखेंगे जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होंगे वो क्या होंगे मेरे दोस्तों? नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ओम का नियम बाइलेटरल अवयवों पर ही लागू होता है, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब होता है दोस्तों, दो तरफ से हम क्या करें कि करंट को फ्लो करवाएं। क्या करवाएं? दो तरफ से करंट को फ्लो करवाएं, वही होता है वह एलिमेंट जिसमें दोनों तरफ से हमारा करंट फ्लो होता होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है यूनिलेटरल अवयवों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है किस पे लागू नहीं होगा? यूनिलेटरल अवयवों यानी एलिमेंट पर लागू नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आपका है मेरे दोस्तों बाईमेटालिक स्विच। बाईमेटालिक स्विच पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो बाईमेटालिक स्विच जो होता है उस पर भी आपका ओम का नियम लागू नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? सभी वैद्युत अपघट्यों पर, यानी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइट जो है, उस पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम पर हमारा वी आई अभिलक्षण क्या करता है उसको देखेंगे। तो वी आई अभिलक्षण आप लोग किसके किसके बीच में खींचते हैं? तो पहला नंबर यही पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ओम का नियम में अभिलक्षण किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में ओम के नियम का अभिलक्षण खींचा जाता है, ठीक है। और यह कैसा प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? तो यह हमारा लीनियर ग्राफ, यानी लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है, यानी एक लीनियर यानी रेखीय गति में होता है, यानी रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। तो एक तरफ हमारा इधर हमारा वोल्टेज हो जाएगा, इस साइड हम करंट को लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसा प्राप्त होता है? रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। चलिए, आपसे बात करेंगे कि ओम के नियम का वी आई अभिलक्षण खींचने पर रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ये तो हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बातें और करनी है आपसे कि जैसे कि हमने अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, थोड़ा यहाँ पे रिवीजन की चीज़ें हो जाती हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आप लोगों को हमने पहले क्या बताया? करंट बताया। क्या बताया मेरे दोस्तों? करंट। जैसे ही आप लोगों के मन में करंट आता है तो वैसे ही आप लोग बता दीजिए कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बता चुके हैं। सेकेंड पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था करंट डेंसिटी। क्या बताया था मेरे दोस्तों, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट किए थे मेरे दोस्तों, जे से। किससे, जे से। जे इक्वल टू आई बाई ए हुआ था, आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। करंट डेंसिटी आप लोगों को फार्मूला तो ऐसे ही जुबान पे रटवा दूंगा दोस्तों, इसके लिए आपको जरा सा भी नहीं घबराना है। तो पहले हमने क्या बताया, करंट बताया, दूसरा हमने बताया करंट डेंसिटी। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका, थर्ड पॉइंट आ जाता है वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं दोस्तों, किससे, वी से। तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, या फिर इसका मात्रक एक और होता है, जूल पर कुलाम। ठीक है। चलिए अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है मेरे दोस्तों। यह एक प्रकार की एनर्जी होती है, यानी किसी हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, यानी इसको एक गति प्रदान करता है, जो हमारा ईएमएफ होता है। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू ही होता है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी तो आप लोग बताएंगे, पीडी से लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों को बताया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होगा। ठीक है। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। तो क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट ही होता है। अब हमने आप लोगों को बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ए वोल्टेज ड्रॉप हमने आपको तीन चीजों में बताया था, आर एल सी में। किसमें किसमें, आर एल सी में। आर में देखा था तो दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, आर में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप बी इक्वल टू आई आर होता है आर के लिए, और यहाँ पे इंडक्टर के लिए लेते थे तो क्या होता था, इसके लिए हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे एक्स एल आई या आई एक्सएल होता था। ठीक है। और इसके लिए हम लिया था तो क्या देखा था दोस्तों, वी इक्वल टू आई एक्स सी। इतनी चीज़ों को आपको हमने बता दिया। आज का जो टॉपिक था ओम्स लॉ था मेरे दोस्तों, अगर कोई चीज़ छूट रही होगी तो आप लोग बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और बताया था, रेजिस्टेंस। क्या बताया था, सातवीं पॉइंट थी आपकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से यूनिट कर, आर से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है रो एल अपान ए, जिसे हमने आपको बताया था रो ले, थोड़ा सा रो ले। ठीक है, रो ले। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो हमारा रो है स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रक हमने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमने इतनी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। आज का जो लेक्चर था वो था ओम्स लॉ। क्या था मेरे दोस्तों, ओम्स लॉ था। इसमें हमने आप लोगों को बताया कि जैसे कि आप लोगों को एक सर्किट के माध्यम से बताया दोस्तों कि जैसे कि हमारा करंट के लिए लिया जाता है, यानी करंट के लिए आप लेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होगा। वोल्टेज के लिए अगर आप लेते हैं ओम का नियम, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आई होता है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है। वही और बात की जाए कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पे आपने लागू कर दिया ओम का नियम। तो रिवीजन में आप लोगों की सारी चीजें हो गई मेरे दोस्तों, रिवीजन में आपको सारी चीजें बता दिया। अब इसके आगे दोस्तों आज अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको अगली पॉइंट बताएंगे कि आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।